हाँ, तो आज का टॉपिक मैंने कहा जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के एक्सेप्शन को। मेंडल का जो एक्सेप्शन था बाबू, वो देखा जाए तो मेंडल के दो लॉज थे। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। ये क्लास 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्लास 12th का तो ये पार्ट ही है और बहुत मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम है मेंडल्स, मेंडलिज्म। जैसे कि आप सब जानते हो ऑलरेडी, मेंडल्स के दो लॉ थे। पहला लॉ कौन सा था? लॉज ऑफ डोमिनेंस। लॉज ऑफ डोमिनेंस मेंडल का सबसे पहला लॉ, जिसमें वो बताया था कि हाँ भाई फैक्टर जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आज हम जीन बुलाते हैं। दूसरा क्या बताया था उन्होंने कि अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं आपके डिसिमिलर, तो उसमें जो हावी हो जाएगा, जो एक्सप्रेस करेगा अपने कैरेक्टर को, वो जीन के वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो नॉन एक्सप्रेसिबल होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, वो सारी बातें हो गई थी। तो पहला था लॉज ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, दो लॉज थे हमारे पास बाबू। अब जरा ध्यान से समझना एक बात को। हमारे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन जो था ये एक यूनिवर्सल लॉ था। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? यूनिवर्सल लॉ था। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ का एक भी अपवाद नहीं था। देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, एक भी एक्सेप्शन नहीं था। सारे के सारे इसके सूट बैठते, फिट बैठते थे। सारे कंसेप्ट्स पे इसके ये जो लॉ था वो फिट बैठता था, कहीं भी एक्सेप्शन नहीं था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, आपका जो है जितने भी बीच में पढ़ने वाले मल्टीपल एलिलिज्म, सबके अंदर इसका ये जो सेग्रीगेशन वाला लॉ था वो फिट बैठ रहा था, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मेंडल का लॉ जो था वो यूनिवर्सल है, जिसका कोई अपना अपवाद नहीं है, तो वह है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन अगर लॉज ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो भाई इसके अपवाद ही अपवाद है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो इसके एक्सेप्शंस मैं यहां डिस्कस कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जरा इसके एक्सेप्शंस, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इसके अगर एक्सेप्शंस की बात करूं बाबू, तो सबसे पहला एक्सेप्शन था इसका, सबसे पहला लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहला ही एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहला। दूसरा एक्सेप्शन था को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तीसरा एक्सेप्शन था मल्टीपल अलेलिज्म। क्या था बाबू? मल्टीपल अलेलिज्म। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे प्रोबेबिलिटीज हैं आपके। ठीक है, कि कौन एक्सेप्शंस थे, कौन यूनिवर्सल था, मेंडल के लॉस कितने थे, कहां मेंडल फेल हो गया था। तो ऐसे आपको घुमा घुमा के मैनिपुलेट करके आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे यहां से। तो आप हर तरह से हर संभव जो अपने आप को तैयार रखना कि कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो कौन सा है? लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, चलिए मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे ये मेंडल का एक्सेप्शन था। देखो मेंडल ने क्या बोला था। मेंडल ने कहा था कि अगर हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को, जैसे हमने टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में मुझे सारे के सारे बच्चे लंबे मिले थे, सारे टॉल मिले थे, कोई भी उसके अंदर ब्लेंडिंग नहीं था, सारे कंप्लीटली टॉल मिले मुझे। जब मैंने उसी क्रॉस को F2 में परफॉर्म करा, सेल्फिंग कराया कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो मुझे एक जो था वो होमोजाइगस डोमिनेंट मिला, दो मुझे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिला, और फिर एक मुझे होमोजाइगस रिसेसिव मिला। मतलब वहां तीन लंबे मिले फिनोटिपिकली और एक छोटा मिला, और जीनोटिपिकली एक परफेक्ट होमोजाइगस लंबा था, दो आपके हेट्रोजाइगस लंबे थे, और एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव था। ये आपको समझ में आ गया था। लेकिन यहां पे इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में क्या हुआ बाबू, कि मेंडल फेल हो गए। मेंडल को ये लगता था, या मेंडल के हिसाब से सबको यही लगता था, कि अगर हम किसी डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं तो F1 कैरेक्टर में सारे के सारे लंबे होंगे। तो अगर सारे बच्चे लंबे हो रहे हैं तो क्या वो अपने पेरेंट्स के जैसे हैं कि नहीं है? भाई एक बात बताओ मुझे, अगर पेरेंट लंबा है, पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट डॉर्फ है, मान लेते हैं मेल जो है वो लंबा है और एक फीमेल जो है वो डॉर्फ है, मान लेते हैं, तो F1 क्रॉस में सारे क्या हो गए? सारे क्या हो गए बाबू? टॉल हो गए। तो अगर सारे टॉल हो गए तो ये जो बच्चा टॉल हुआ है सारा, ये चार के चार बच्चे टॉल हुए, क्या ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं कि नहीं है? अरे एक पेरेंट्स तो टॉल है ना, तो पेरेंट्स तो मिलता जुलता है भाई, डेफिनेटली मिल रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है। तो बेटा पेरेंट्स तो अच्छे से मिल रहा है ये, और एक कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स तो कंप्लीटली रिजेंबल कर रहा है, और कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रहा। टॉल और डॉर्फ है तो कंप्लीटली सारे बच्चे क्या हो गए? टॉल। ऐसा नहीं कि आपने 6 फुट वाले बच्चे को अगर 3 फीट से क्रॉस कराया, 3 फीट वाले बच्चों को, तो आपके पास 4 साढ़े 4 फीट वाले बच्चे मिलेंगे। नहीं, अगर 6 को 3 से कराया है तो सारे बच्चे F1 में क्या मिले थे? मुझे 6 ही मिले थे, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ था।
लेकिन देखो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो गया, बहुत प्यार से समझो इस कंटेंट को। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर थोड़ा भी, मैंने कहा ना, थोड़ा भी अगर आपका स्लिप होगा माइंड, थोड़ा भी कंसंट्रेशन आपका जो है फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट करोगे अपने आप को, ये आपका उड़ जाएगा, टॉपिक ही उड़ जाएगा, नहीं समझ आएगा। 10th में उड़ा के आए हो ना ये टॉपिक, 12th में संभाल लो, ठीक है, क्योंकि फिर 10th वाला जो है वो तो वैसे ही बहुत कम था। 12th आखिरी मौका है, अब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना आप लोग को ना, ठीक है, तो प्लीज ये आखिरी टाइम है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए बाबू, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने जिसने स्टडी करा था उनका नाम था कार्ल्स कॉरेंस। क्या नाम था? कार्ल्स कॉरेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना। अच्छा, इनका नाम पहले भी बताया था मैंने, मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा था 3 साइंटिस्ट ने, कार्ल्स कॉरेंस, वैन टेशमार्क, और तीसरे कौन से थे? ह्यूगो डिवेरिस। वेरी गुड, ठीक है, तो ये कार्ल्स कॉरेंस वही है जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया। इन्होंने कहां दिया था? इन्होंने 2 प्लांट लिया था, बात ही नहीं, इन्होंने प्लांट के कलर पे किया था, ठीक है, फ्लावर कलर पे। किसके कलर पे? फ्लावर के कलर पे। और किस प्लांट के? स्नैप ड्रैगन। क्या प्लांट का नाम था? स्नैप ड्रैगन, ठीक है, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन का दूसरा नाम भी याद कर लो, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। और एक और नाम है इसका, एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस। क्या नाम है? एंटीराइनम मेजस। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इसके ही नाम है, तीनों ही इसके नाम है। डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, एंटीराइनम मेजस भी बोलते हैं। एग्जाम में कौन से नाम से क्वेश्चन पूछेगा ये मुझे भी नहीं पता, इसे तीनों याद करो आप, है ना, तीनों पूछ सकता है। दूसरा जो था, दूसरा एक और प्लांट लिया था, उसके भी फ्लावर कलर को ही देखा गया था, और वो था प्लांट मिराबिलिस जलाप, मिराबिलिस जलाप, ठीक है, या जलापा भी बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है गुलबंसी, ठीक है, गुलबंसी प्लांट हिंदी वगैरह में बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता था श्री कृष्ण जो थे वो जब सुबह सुबह बांसुरी बजाते थे, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है ना, तो उस समय पे ये खिल जाया करता था, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया 4 o'clock प्लांट, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग जो ये खिल जाता है, बहुत प्यारा लगता है ये, तो वो बांसुरी से ऐसा माना गया था माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको गुलबंसी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इन पे स्टडी किया गया था, और इनके स्टडी में कुछ पता किया गया कि ये किस तरीके से लॉज ऑफ डोमिनेंस को वायलेट कर रहा है, किस तरीके से बर्बाद कर दिया, लॉज ऑफ डोमिनेंस की ऐसी तैसी खत्म कर दी इसने अपने कंसेप्ट से। मतलब तुम ये सोचोगे कि लॉस ऑफ डोमिनेंस तो वाहियात था, उसको दिया ही क्यों गया था, इस तरीके से इसने धज्जियां उड़ाई उसकी। अब करा क्या, देखो सुनो क्या हुआ। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था बेटा, सबसे पहले क्रॉस क्या हुआ, रेड फ्लावर थे। कौन से फ्लावर थे? रेड को क्रॉस करा व्हाइट से। रेड फ्लावर किससे क्रॉस किया गया? व्हाइट से। हमारे पास क्या था? रेड फ्लावर, है ना, हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सा है? रेड फ्लावर है, ठीक है। रेड को किससे क्रॉस कराया गया? व्हाइट से, ठीक है। हमारे पास दूसरा प्लांट कौन सा हुआ? व्हाइट वाला। तो रेड को हमने व्हाइट से जो है फ्लावर को इस तरीके से क्रॉस कराया। तो एक बात बताओ, अगर मेंडल ताऊ के अकॉर्डिंग बात करें, कौन से ताऊ? मेंडल ताऊ, है ना। मेंडल ताऊ क्या बोलते हैं? मेंडल ताऊ बोलते हैं भाई F1 क्रॉस में सारे बालक क्या होने चाहिए? रेड। अरे भाई सारे बालक क्या होने चाहिए? रेड, है ना भाई। क्यों रेड होने चाहिए? क्योंकि भाई वो एक पेरेंट्स को रिसेंबल करेगा, और वो पेरेंट्स कैसा होगा? डोमिनेंट वाला, क्योंकि रेड क्या है भैया? डोमिनेंट है। व्हाइट क्या है भैया? रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट को फॉलो करेगा, और सारे क्या होंगे? रेड होंगे। लेकिन कांड हो गया। क्या हो गया? कांड। अच्छा, अगर मेंडल के अकॉर्डिंग F2 देखोगे तो क्या होगा भैया? क्या होगा? अरे भैया 3 लाल होंगे ना, 3 लाल होंगे, और एक वायलेट होगा, सॉरी व्हाइट होगा। क्या होगा बाबू? व्हाइट होगा। अरे बोलो लाल फूल, लाल फूल उजला फूल, मेंडल भैया ब्यूटीफुल, है ना। तो रेड है, और क्या हुआ? व्हाइट हुआ। तो ये तो F2 के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन कार्ल्स कॉरेंस हो गए शॉक, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। भाई मेंडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो रिजल्ट क्या निकला? सुनो, रिजल्ट ये निकला कि रेड निकला, रेड नहीं आया। एक्चुअली में क्या आ गया? पिंक आया। क्या आया भाई? पिंक आया। रेड नहीं आया, क्या आया? पिंक आ गया। अब रेड आया ही नहीं, कंप्लीटली पिंक आ रहा है। और F2 के अंदर क्या हुआ? एक रेड आया, 1 रेड, 2 क्या आया? पिंक, और एक फिर से क्या आ गया हमारे पास? व्हाइट आ गया। तो देखो ना, धजिया उड़ी कि नहीं उड़ी उसके? यहां तो ब्लेंडिंग जैसा कुछ दिख रहा है हमें। अरे दिखा नहीं दिखा कुछ हद तक तो यहां जो पिंक आया बाबू, यहां जो पिंक आया वो कौन से जनरेशन में आया? F1 में। तो क्या ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है? नो रिजेंबलेंस, नो रिजेंबलेंस, मतलब विद पेरेंट्स।
नन, या फिर लिख सकते हो नो रिजेम्बलेंस विद नन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, विद नो विद नॉट अ पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स लिख सकते हो, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स, है ना। एक भी पेरेंट से रिजेम्बलेंस नहीं हुआ, नो रिजेम्बलेंस विद नॉट नॉट फ्रॉम एनी पेरेंट्स। थोड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे हो गया है बट आप समझ जाओ, है ना, मतलब पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट्स एक क्या थे, प्रॉपरली रेड थे, और दूसरे पेरेंट्स क्या थे, पिंक। लेकिन बच्चा क्या पैदा हो गया, सॉरी व्हाइट था, और बच्चा क्या पैदा हो गया, पिंक। तो पिंक तो ना ही बाप था और ना ही हमारी उनकी माँ थी, तो ना ही उनकी पिताजी थे, ना ही उनकी माँ थी, और बच्चा पिंक पैदा हो गया। तो भाई ये चिंता का विषय हो गया, है ना, काज कोरेन शॉक। अब ये क्या रिजल्ट आ गया, हाँ, है ना, तो ये तो बहुत चिंता की विषय होगी। अच्छा सेम ये सेकंड क्रॉस में हुआ, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ रेशियो क्या आएगा, यहाँ रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आया, अरे आया कि नहीं आया, ये कौन सा रेशियो है, F2 में कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है कि नहीं भाई। अच्छा अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये तो जीनोटाइपिक रेशियो है 1:2:1, मतलब जीन के अंदर से दिख रहा है, क्या अब ये फिनोटाइपिक रेशियो भी हो गया, नहीं समझे। अरे बच्चा अब क्या प्रॉपरली दिख रहा है, रेड, पिंक और व्हाइट। अगर आप कलर से देखो तो कैपिटल आर क्या शो कर रहा होगा, रेड। मैं मान लेता हूं ये कैपिटल आर है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर, ठीक है। तो पहला क्रॉस तो इनके बीच कराया होगा तुमने, तो सारे क्या होंगे, सारे क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस आए होंगे सारे, और सारे क्या हो गए इस, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर वाला क्या हो गया, यहाँ पे पिंक हो गया है। तो यहां बताओ क्या हुआ होगा, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करोगे ना आप, कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फिंग करोगे, तो इसको सेल्फिंग करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो कैपिटल आर दो आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आएगा स्मॉल आर। तो भैया ये क्या हो गया, रेड हो गया कंप्लीटली, ये क्या हो गया भैया, पिंक हो गया, और ये क्या हो गया भैया, व्हाइट हो गया। अरे बोल यार, हुआ नहीं हुआ। तो बताओ आप फिजिकली अगर देख रहे हो, सामने से अगर देख रहे हो, तो सामने से अगर देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, एक बालक क्या हो रहा है, रेड, दो बालक क्या हो रहे हैं, पिंक, और एक बालक क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या फिजिकली ये चीज दिख रहा है आपको। अच्छा क्या अगर फिजिकली दिख रहा है तो जेनेटिकली तो डेफिनेटली हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा लॉ है जिसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है बाबू, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। अरे बीच में कैसे तेरे, सुन चुपचाप, कान फट गया अब तुम लोग उससे बुलवा रहे हो सब, उससे हम जानते नहीं, तो कुछ समझ आया तो वैसे भी नहीं रहा मैं, तो बोलो सर को थोड़ा सा बोलने के लिए ना, आगे आओ, चल उठ के आगे बैठ। समझ आया, यही था आपका क्या, लॉज ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे, एग्जांपल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस कैसे फेल हुआ ये भी समझ गए, अरे बोलो, क्रॉस समझ में आ गया, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक लॉजिक समझ आ गया, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन अभी भी वायलेट नहीं हो रहा है, कैसे देखो, व्हाइट तो अभी भी आ रहा है ना, रिसेसिव ने अपना अस्तित्व तो कहां खोया, अभी व्हाइट तो दिख रहा है। क्या F1 क्रॉसिंग में सारे पेरेंट्स रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नो रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से कोई रिजेंबलेंस नहीं हो रहा है, ये लाइन हटा ही देता हूं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नो रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से कोई रिजेंबलेंस नहीं हो रहा, पेरेंट्स एकदम डिफरेंट है। यही था आपका लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक सवाल आपके इसके रेशियो के ऊपर, एक सवाल आपके एग्जाम्पल के ऊपर, और मे भी एक सवाल आपके इसके क्रॉस के ऊपर। इन तीनों में से कोई एक सवाल किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग मैनिपुलेशन के तरीके से। तो होप कि आपको इसमें से कोई सवाल नहीं छूट सकता, नहीं छूटेगा, पल्ले पड़ गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है, इसको कॉपी करो। इसके पीछे